विद्यार्थियों, आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। मैं आपका केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया की ओर से विजय मुखर्जी स्वागत कर रहा हूं। और आज हिंदी की कक्षा में हम हालावादी दर्शन के महाकवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, राज्य में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुकलश 1935 में, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण आदि प्रमुख हैं। उनका संपूर्ण वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। आप अगर चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। उनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। बहुत ही महान साहित्यकार हुए हैं ये हरिवंश राय बच्चन। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में, एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाया है। यानी कि मधुशाला जो बच्चन जी की रचना थी, इसमें उमर खय्याम की छाप साफ साफ देखा जा सकता है। उमर खय्याम एक फारसी कवि थे। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर हो जाएंगे। यानी कि तेरा मेरा जो स्व पर की लकीर है वो मिट जाए। इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। जैसा कि कई बार आप सुनते भी होंगे कि बच्चन हालावादी दर्शन के कवि हैं, तो उनका हालावाद यही है कि वो जीवन को एक मधु कलश मानते हैं, दुनिया को मधुशाला मानते हैं, और जो हमारे अंदर जीवित कल्पनाएं हैं उनको साकी मानते हैं। यहां जो उनकी कविता है आत्म परिचय, और एक गीत है उनका जो गीत संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित है, आपके पाठ्य पुस्तक आरोह में दिया गया है उसको। देखिए विद्यार्थियों, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अपने आप को जान पाना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। आप नहीं जानते कि आप क्या है, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी प्रतिभाएं हैं। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष होना भी संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अपनी उसकी बुद्धि, उसकी पहचान इस दुनिया में ही होती है। इसलिए कवि का जो संबंध है इस दुनिया से प्रीति और कलह का है, और यही भाव उनकी पूरी कविता आत्मपरिचय में व्यक्त है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसमें निहित भावों को समझते हैं।
पहले पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और बीच बीच में आपको इन पंक्तियों को मैं व्याख्यायित करते जाऊंगा। आप, मुझे आशा है कि आप इन पंक्तियों को आत्मसात करेंगे, कंठस्थ करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पंक्तियां आपके पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है। आत्म परिचय के अंतर्गत कवि कहता है कि मेरे ऊपर जगजीवन का भार है, मैं जगजीवन संपूर्ण संसार का भार लिए फिरता हूं। यह भार कवि के ऊपर रिश्ते नातों के स्वरूप है। रिश्ते नातों को लेकर के कवि घूमता है, लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तता के बावजूद कवि अपने जीवन में प्रेम को प्रमुख स्थान देता है। और कवि कहता है कि यह प्रेरणा किसी ने मेरे जीवन तारों को छूकर झंकृत कर दी। झंकृत करना मतलब, झंकृत करने का अर्थ है जैसे दो तार वाले वाद्य को जब हम उंगलियों से स्पर्श करते हैं तो उनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को झंकृत होना कहते हैं। वही झंकृत हो गया है कवि का मन। किसी ने, किसी अज्ञात शक्ति ने, अज्ञात शक्ति के रूप में उसके प्रियसी भी हो सकती है, या तो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हो सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से कवि अपने जीवन रूपी दो सांसों के तार को लेकर के घूमता है। यहां सांसों के दो तार, इसमें रूपक अलंकार है बिल्कुल, और इनकी कुछ, इन पंक्तियों की कुछ विशेषताएं तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। भाषा खड़ी बोली है, भावानुरूप भाषा है, संगीतमयता है, लयबद्धता है, और रूपक अलंकार का प्रयोग है। जगजीवन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मुक्त छंद है, और रस क्या है इसका? श्रृंगार रस है। तो इतनी सारी चीजें आप काव्य सौंदर्य में लिखते चलिए, आपकी गलती नहीं होगी। अगली पंक्तियां, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि इस रिश्ते नातों में जो भी स्नेह सुरा स्थित है, स्नेह रूपी रस स्थित है, उसी का मैं पान किया करता हूं, उसी को पी करके मैं मतवाला रहता हूं, मस्त हो जाता हूं, और मैं जग का ध्यान कभी नहीं करता। पहले की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं जग का ध्यान क्या करता हूं, लेकिन अगली चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं जग का ध्यान नहीं किया करता हूं। लेकिन उसके लिए कवि एक कंडीशन रखते हैं, एक परिस्थिति रखते हैं। वो परिस्थिति क्या है? कवि कहते हैं कि यह दुनिया स्वार्थी है, दुनिया उनको पूछती है जो दुनिया की झूठी प्रशंसा करता है, और मुझे झूठी प्रशंसा से सख्त नफरत है, इसलिए मैं जग का ध्यान नहीं किया करता। लेकिन जग जीवन का भार मैं अवश्य उठाता हूं। तो इसमें बिल्कुल आप दे सकते हैं अलंकार जो है स्नेह सुरा, इसमें अनुप्रास भी है और स्नेह रूपी सूरा रूपक अलंकार है, ये भी आप बिल्कुल लिखें। और जग का ध्यान रखना, स्नेह सुरा का पान करना, ये सब मुहावरा है, ये भी विशेष में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले पंक्तियों में बताया है कि इसकी भाषा खड़ी बोली है, इन विशेषताओं को तो अवश्य लिखें आप काव्य सौंदर्य में।
अगली पंक्तियां लिखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है अपूर्ण संसार न मुझको पाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। बच्चों, एक बात आप विशेष ध्यान रखें, इस कविता की रचना कवि ने तब की थी जब उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। 1936 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन की पत्नी श्यामा का देहांत हो गया और कवि का हृदय विरहाग्नि से जलने लगा और उस विरह अग्नि की ही उपज है ये कविता। इसलिए समस्त कविता में आपको विरह की पंक्तियां अवश्य मिलेंगी। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि अपने हृदय के उद्गार को लिए फिरते हैं, जो उनका हृदय चाहता है, जो हृदय के भाव हैं, कवि उन्हीं को दुनिया को उपहार स्वरूप सौगात के रूप में समर्पित कर देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ये भाव किसी और के, कवि के ही ये भाव है। ये संपूर्ण कविता हम ये समझ लें कि मैं शैली में लिखी गई कविता है। जैसा कि छायावादी जो काव्य धारा उस समय चल रही थी, इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता यही है कि यह व्यक्तिवादी चेतना से यह व्यक्तिवादी चेतना से ओतप्रोत काव्य धारा थी और इसकी स्पष्ट छाप इस कविता में प्राप्त होती है। हालांकि बच्चन छायावादी काव्य धारा के ठीक पीठ पर पैदा हुए, सामने नहीं। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि ये नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका आगमन ही 1933 के बाद ही हुआ है। 1933 के बाद ही बच्चन का साहित्यिक सृजना शुरू होती है। तो ये हम मान सकते हैं कि उन्होंने समस्त कविता व्यक्तिवादी चेतना से ओतप्रोत लिखी है। यह आत्मपरिचय, इसलिए कविता का शीर्षक भी है आत्मपरिचय, अपना परिचय कवि देते हैं। तो कवि कहते हैं कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता। कवि कहते हैं कि यह संसार प्रेम के बगैर अपूर्ण है। अगर प्रेम नहीं तो यह संसार पूर्ण भी नहीं। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपने सपनों का ही संसार को लेकर के घूमता हूं और जग को मैं यही उपहार देता हूं। अगली पंक्तियां देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं हृदय के अंदर ही अग्नि को जलाकर स्वयं अपने आप को जला रहा। यानी कवि के हृदय में किसी की याद बसी हुई है, उसी याद में कवि अपने आप को जला रहे, विदग्ध कर रहे हैं। और कवि कहते हैं मैं सुख और दुख दोनों भावनाओं में, दोनों परिस्थिति में समान रहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और संसार को तरने के लिए, यानी कि भव रूपी सागर को तरने के लिए भले ही व्यक्ति, भले ही संसार कोई नाव बनाए, इसको पार करने का कोई तरीका ढूंढे, लेकिन मैं भव सागर रूपी जल में, जल की लहरों पर मस्त बहा करता हूं। मौज मतलब होता है लहर, लहरों पर कभी मस्त बहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के किसी भी भावना कवि को प्रभावित नहीं करते।
बल्कि कवि के हृदय में जो ज्वाला जल रही है, जो याद की अग्नि जल रही है, उसी में कवि मस्त बहा करता है। आप इन पंक्तियों का विशेष लिख सकते हैं भवरूपी सागर। इसमें जो है रूपक अलंकार है पुनर्मिनिट, और इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, और यहां जो है ये भाव अनुरूप भाषा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।